हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। आपका एम एकेडमी में स्वागत है। आज का टॉप 20 जीके क्वेश्चन का जो सेशन है वो आज आपके सामने है। और चलिए, ये सभी क्वेश्चंस PYQ है, किसी न किसी पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि BPSC, UPSC या फिर SSC, CGL, इस प्रकार के सभी एग्जाम्स में पूछे गए और बार बार पूछे गए ये सभी क्वेश्चंस हैं। तो जो सभी इस क्वेश्चन का सीरीज आपके सामने है, ये आज का क्वेश्चंस BPSC TRE शिक्षक बहाली TRE का भी है और साथ साथ SSC CGL का भी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से लिया गया है और ये सारे PQY इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इन सभी PQY MCQ को आप देखना ना छोड़ें और अंत तक वीडियो को बने रहें, ताकि आपको एक से एक अलग जानकारी मिल पाए और आप इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करिए, और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को भी देखिए, ताकि आपको पिछले और भी बहुत सारे PYQ मिल जाएं। तो चलिए, आप अपने एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये निश्चित रूप से आपको यहाँ से 2 से 4 प्रश्न निश्चित रूप से सीधा लड़ने वाला है। तो चलिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। और आज का जो रैपिड फायर 20 जीके का क्वेश्चन, टॉप 20 जीके क्वेश्चन है रैपिड फायर, आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया। बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया। बक्सर के युद्ध ने किस कार्य को पूरा किया? तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन समझिए। प्लासी के युद्ध का, अरगायों के युद्ध का, आसाएं के युद्ध का, या फिर एक से अधिक। तो इसमें बताना है कि बक्सर के युद्ध ने किस युद्ध का काम पूरा किया। तो आपका ऑप्शन है इसमें से एक से अधिक गलत है, अरगायों का ये भी गलत है, आसाएं के युद्ध का ये भी गलत है। इसका सही आंसर प्लासी के युद्ध का जो है बक्सर के युद्ध ने कार्य पूरा किया। आपको याद होगा ये घटना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल कब वापस इसके गवर्नर के रूप में लौटा? रॉबर्ट क्लाइव चला गया था, आपको याद होगा, लेकिन फिर उसको बुलाया गया था। और कब बुलाया गया था? और बुलाकर उसे बंगाल के गवर्नर के रूप में स्थापित कर दिया गया था। तो जल्द से जल्द आंसर बताइए। आपके सामने ऑप्शन है 1765, 1764, 1763 या फिर 1774। जल्द से जल्द बताइए। देखिए डी 1774 गलत ऑप्शन है, और 1763 ये भी गलत ऑप्शन है। 1765 या 64 इसी में से किस कोई एक होगा? तो देखिए 65 नहीं होगा, 65 में कुछ और काम हुआ था, आपको याद होगा। अभी मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। इसका सही ऑप्शन अभी बी है। 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा वापस बुलाया गया था और उसको बंगाल का गवर्नर के रूप में स्थापित कर दिया गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में, 1764 में, 1763 में या फिर 1774 में? अब यही बात मैं बताने वाला था। तो देखिए 74 नहीं होगा, 1763 में नहीं होगा और 64 में नहीं होगा। इसमें तो रॉबर्ट क्लाइव वापस आया था। इसका सही ऑप्शन 1765 है। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4। संथाल परगने में सिपाहियों ने पहले गोलीबारी की। यानी संथाल परगने में सिपाहियों ने सबसे पहले किस पर गोलीबारी की? ऑप्शन है किसानों पर, बी ऑप्शन है राजकुमारों पर, सी है अफसरों पर, डी है जमींदारों पर। तो जल्द से जल्द आंसर बताइए। तो देखिए इसमें कॉमन सेंस की बात है। कभी भी ऐसा यहाँ पर जमींदारों पर या फिर राजकुमारों पर कोई गोली नहीं चलाई गई थी। अफसर लोग तो खुद अफसरशाही करते थे, तो इन पर कौन गोली चलाएगा? ये सही ऑप्शन है कि किसानों पर सबसे पहले संथाल परगने में सिपाहियों ने सबसे पहले गोलीबारी किसानों पर की। तो आप समझ रहे हैं, ये सभी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी पिछले BPSC और SSC के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह किसने लिखा? किसने लिखा कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था? है ना। ऑप्शन है RC मजूमदार ने, या फिर सर जेम्स आर्टरम ने, या फिर सर जॉन काय ने,
या फिर लॉर्ड कैनिंग ने? किसने ये बात लिखा कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था? यह किसने लिखा? तो देखिए, आरसी मजूमदार नहीं होगा और सर जॉन काई भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग उस समय जो था 1857 में, ये क्या था, गवर्नर जनरल था। तो ये भी, और ये सर जेम्स आर्टरम ने लिखा था, लेकिन ये लॉर्ड कैनिंग नहीं था, ये गवर्नर जनरल था। लेकिन ये सर जेम्स आर्टरम ने अपने पुस्तक में लिखा था कि 1857 की जो क्रांति थी हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी दिखाई? 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी दिखाई? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। राजकुमार शुक्ल ने, सहजानंद सरस्वती ने, वीर कुंवर सिंह ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो 1857 के समय में राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, सहजानंद सरस्वती भी नहीं थे, राजकुमार शुक्ल भी नहीं थे। इसका सही ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी होगा, यानी वीर कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये ज्योग्राफी का शानदार क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी में। तो बिहार के किस जिले में बक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन है सारण में, बी है जमुई में, सी है भागलपुर में, और डी है रोहतास में। अपना सही आंसर दीजिए। चलिए चेक करते हैं। ए सारण में नहीं, बी भागलपुर में भी नहीं, ये गलत ऑप्शन है। रोहतास भी नहीं, ये सही ऑप्शन जमुई हैगा। जमुई में जो है, बिहार के जमुई जिले में बक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण होता है, यानी काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो हिमालय के वन क्षेत्र से, बी ग्रेनाइट के अपक्षय के द्वारा, या फिर सी डक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा, या फिर मध्य हिमालय क्षेत्र के द्वारा? किसके द्वारा जो है काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है? तो देखिए, ऑप्शन डी मध्य हिमालय क्षेत्र के द्वारा, और ऑप्शन ए हिमालय के वन क्षेत्र के द्वारा गलत है। अब आपके सामने है ग्रेनाइट के अपक्षय के द्वारा या फिर डक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा। जल्द से जल्द ऑप्शन बताइए। तो देखिए, मैं तो चलूँगा ऑप्शन बी के तरफ, नहीं सी के तरफ। डक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा जो है काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है। आपको पता है कि ये सब कहाँ, पश्चिमी घाटियों पे दिखाई देता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है? यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है, प्रदेश है, जो मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है? तो देखिए, हिमालय के वन क्षेत्र में, या फिर छोटा नागपुर उच्च भूमि, या फिर चंबल का बेसिन, या फिर मध्य हिमालय क्षेत्र? इसमें से कौन सा ऐसा प्रदेश है जो सबसे अधिक जो है क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है, यानी वहाँ क्षरण ज़्यादा हो रहा है, मृदा का कटाव ज़्यादा हो रहा है? तो मध्य हिमालय क्षेत्र गलत ऑप्शन है। छोटा नागपुर उच्च भूमि, ये भी गलत ऑप्शन है। हिमालय के वन क्षेत्र, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन सी है, चंबल बेसिन से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित जो नीचे क्षेत्र दिए गए हैं, इसमें से किस में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है हिमालय के वन क्षेत्र में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है सोन बेसिन में, और ऑप्शन डी है नीलगिरी में। तो जल्द से जल्द अपना आंसर दे दीजिए। चलिए हम बताते हैं। हिमालय के वन क्षेत्र में गलत ऑप्शन है बी असम, ये भी गलत ऑप्शन है। अब आपके सामने नीलगिरी और सोन बेसिन बचा हुआ है। तो इसमें से जल्द बताइए कौन सा सही ऑप्शन होने जा रहा है। तो देखिए, कितने लोगों के दिमाग में सोन बेसिन भी आ रहा होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है नीलगिरी। तो नीलगिरी में कॉफ़ी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए इसको कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने होगा नेक्स्ट, यानी 11 नंबर, और हम लोग आधा क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना
कृष्णा नदी पर स्थित है? आपको उत्तर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन है टिहरी बांध, बी नागार्जुन सागर, सी मयूराक्षी और डी जवाहर सागर बांध। तो ऑप्शन बताइए जल्द से जल्द। सी मयूराक्षी गलत ऑप्शन है, और ए टिहरी बांध ये भी गलत ऑप्शन है, डी जवाहर सागर बांध ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन बी है नागार्जुन सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अटल सुरंग कितनी लंबी है, यानी अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 9.02 किलोमीटर, बी है 10 किलोमीटर, सी है 11.02 किलोमीटर और डी है 8 किलोमीटर। अपना आंसर जल्द से जल्द दीजिए। तो चलिए 8 किलोमीटर तो गलत ऑप्शन है डी, और बी 10 किलोमीटर ये भी गलत ऑप्शन है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो मैं चलूँगा सी की तरफ ना ए की तरफ चलूँगा, यानी सही ऑप्शन ए होने जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13, किस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यानी हमारे पेट में कौन सा ऐसा रस है जिसको पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है अग्नाशय रस, बी है रेनिन, सी है पेप्सिन, डी है टाइलिन। देखिए टाइलिन गलत है, रेनिन गलत है, पेप्सिन गलत है। इसका सही ऑप्शन ए है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस जो होता है ये पूर्ण पाचक रस कहलाता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन जूस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। ऑप्शन है अग्नाशय, बी फीमर, सी कोशिका और डी लीवर। जल्द से जल्द बताइए। तो चलिए अग्नाशय गलत ऑप्शन है, ए सी भी कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, फीमर और लीवर इन्हीं दोनों में से एक होगा। कितने लोगों के दिमाग में फीमर आ रहा है जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। देखिए फीमर नहीं होगा, गलत ऑप्शन है। ये जांघ की सबसे लंबी हड्डी होती है, लेकिन जो लीवर है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ध्यान रखिएगा कि ये सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि लीवर होता है मनुष्य के शरीर में। तो इसका ऑप्शन डी सही होने वाला है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट आपके सामने होगा 15 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चन, शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है। शरीर का जो है रासायनिक प्रयोगशाला निम्न में से कौन कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अग्नाशय, बी है आमाशय, सी है लीवर और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन इसमें जो है शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है, जल्द से जल्द बताइए। केमिकल लेबोरेटरी कौन है। तो चलिए अग्नाशय गलत ऑप्शन है, आमाशय ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन है लीवर। क्या है, लीवर है। इसका सही ऑप्शन लीवर है। अब देखिए 16 नंबर, परमाणु सिद्धांत किसने दिया। परमाणु सिद्धांत किसने दिया। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया यही आपको बताना है। ऑप्शन है ए डाल्टन, बी थॉमसन और जे थॉमसन और चैडविक, सी और डी गोल्डस्टीन। किसने जो है परमाणु सिद्धांत दिया था। तो देखिए चैडविक ने नहीं दिया था, थॉमसन में भी नहीं दिया था, गोल्डस्टीन ने भी नहीं दिया था। इसका सही ऑप्शन ए है जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत का सिद्धांत दिया था। सॉरी, परमाणु सिद्धांत का सिद्धांत कौन दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। इसका सही ऑप्शन ए होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर यानी 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। और आज का जो ये 17 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो को अपडेट मिलता रहे। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखिए। सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं और आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही सही साबित होने वाले हैं। तो सभी वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसका जल्द से जल्द जवाब दीजिए। एल्यूमिनियम के संक्षारण
किसके कारण से रुक जाता है? जो एल्युमिनियम का संक्षारण होता है ना, जो उसमें से वो निकलता है, घटता है, तो किसके कारण से होता है? तो किसके कारण रुक जाता है? तो ऑप्शन है ए एल्यूमिना के कारण, बी जस्ता के कारण, सी जिंक के कारण और डी सिल्वर लेप के कारण। किसके कारण जो है एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाता है? कारण रुक जाता है माने उसका संक्षारण नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। तो देखिए जिंक के लेप के कारण गलत है, सिल्वर के लेप के कारण गलत है, जस्ता और एल्यूमिना के कारण में से कोई एक है, तो जस्ता भी गलत है। एल्यूमिना के कारण जो है एल्यूमिनियम का संक्षारण खुद रुक जाता है। यानी एल्यूमिनियम ऐसा है कि अपना संक्षारण खुद रोक लेता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का रिएक्शन O2 के साथ होता है और ये बना लेता है एल्यूमिना, और यही एल्यूमिना की परत अंदर एल्यूमिनियम को रक्षा करता है। याद रखिएगा ये बात। तो यानी एल्यूमिना ही है जो एल्यूमिनियम को संक्षारण से रोकता है, यानी कारण से रुक जाता है, बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सातों रंग मिल के कौन सा रंग बनाते हैं? यानी सूर्य के प्रकाश में जो सातों कलर होते हैं, ये अगर सातों कलर एक साथ मिल जाएं तो कौन सा कलर बनाएंगे? ए सफ़ेद कलर, बी काला कलर, सी नीला और डी लाल। जल्द से जल्द बताइए कौन सा कलर बनाएगा। तो देखिए डी ऑप्शन लाल गलत है, सी नीला गलत है, काला या सफ़ेद इसमें से कोई एक है। आपके दिमाग में अगर काला आ रहा है तो गलत है, इसका सही ऑप्शन ए है, सफ़ेद रंग बनाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? यानी दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई, किस देश से हुई? तो देखिए भारत है ऑप्शन में, जर्मनी है, चीन है, ब्रिटेन है। किस देश से दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई, डेसिमल प्रणाली की शुरुआत हुई? जल्द से जल्द आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन गलत है, जर्मनी ये भी गलत है और चीन ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन अपना प्यारा भारत, यहीं से दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज का इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? देखिए विंग्स ऑफ फायर एक पुस्तक का नाम है, विंग्स ऑफ फायर एक पुस्तक का नाम है। इसके लेखक यानी राइटर कौन है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है APJ अब्दुल कलाम। इसमें से कौन वो शख्स हैं, कौन वो महान हस्ती हैं जिन्होंने विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी? तो अटल बिहारी, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को काट दीजिए, ये दोनों में से कोई नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम में से कोई एक है। तो मैं चलूँगा देश के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जो है, इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है विंग्स ऑफ फायर। तो आप देख लिए कितना इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आज आपके लिए हैं इस सेशन में। तो आप इस सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और सब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे और भी बहुत सारे वीडियोज मिलते रहें। चलिए अब हम आपसे विदा लेंगे, अब आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।